देहरादून में भीषण बारिश का कहर, मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत। एसडीआरएफ ने तीनों शवों को किया बरामद। यूकेएस एसएससी में भर्ती घोटाला और पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री के तेवर तल्ख, कहा किसी भी कीमत पर नहीं बख्शे जाएंगे आरोपी। एसटीएफ के साथ अब विजिलेंस को भी किया जाएगा जांच में शामिल। हल्द्वानी में सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। सड़क दुर्घटना में घायल लोगों से की मुलाकात। मृतकों के परिजनों और घायलों को मुआवजे का किया ऐलान। और लक्सर में पुलिस के हाथ चढ़ा बैग चोर। लाखों रुपए के आभूषणों का चोरी का था आरोपी। फेरी वाले का बैग ले उड़ा था छात्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से मिल रही है, जहां राजपुर के काठ बंगला में मकान ढह गया। वहीं इस हादसे में एक बच्चे समेत 3 लोग दब गए। देर रात से हो रही भारी बारिश के चलते ये मकान ढह गया है। बचाव कार्य के बाद तीनों के शव को बरामद किया गया है। मंत्री गणेश जोशी, डीएम देहरादून सोनिका इस दौरान मौके पर मौजूद रही। बता दें कि देर रात से ही लगातार भारी बारिश हो रही थी, जिसके चलते राजपुर के काठ बंगले में एक मकान ढह गया और इस हादसे में एक बच्चे समेत 3 लोग दब गए, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि बचाव कार्य के बाद तीनों के शव को बरामद किया गया है। मंत्री गणेश जोशी, डीएम देहरादून सोनिका मौजूद रहे। तो लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते राजपुर के काठ बंगला में एक मकान ढह गया है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश, लगातार प्रदेश भर में भारी बारिश हो रही है और इसके चलते अगर बात की जाए तो राजपुर के काठ बंगला में एक मकान ढह गया, जिसमें 3 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए कल से ही बारिश बहुत तेज है देहरादून में और दोपहर से ही बारिश हो रही थी जो लगातार चल रही थी और अभी भी बारिश हो रही है कुछ इलाकों में देहरादून के। और लगभग सुबह के 2 बजे ये घटना हुई जब तेज बारिश के चलते जो पानी का बहाव वहां पर आया, तो जो कच्चे मकान बने हुए थे, लेबर क्लास के ये लोग थे और इनका जो कच्चा जो झोपड़ा था वो पानी में समा गया, जिसके चलते मलबा आ गया था। 2 महिलाओं समेत एक 10 दिन के नवजात बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई मलबे के अंदर दबने से। और उन तीनों के ही शवों को रेस्क्यू कर लिया गया है, बरामद कर लिया गया है एसडीआरएफ की टीम द्वारा। जो कैबिनेट मंत्री थे गणेश जोशी, वो मौके पर थे, साथ ही जो देहरादून की जो जिलाधिकारी थी वो मौके पर थी और तीनों ही शवों को फिलहाल सुपुर्द कर दिया गया है पुलिस के पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन जिस तरीके से भारी बारिश की बात करें तो लगातार भारी बारिश से कई जगह नुकसान की खबरें हैं। हालांकि जानमाल की जो खबर थी, जो नुकसान था, वो राजधानी देहरादून में सुनने और देखने को मिला है, लेकिन इसके अलावा भी जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर भी लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं दिक्कतें यहाँ पर लोगों को जरूर आ रही हैं। लेकिन अगर प्रशासन की बात करें, सरकार की बात करें, तो सरकार साफ तौर पर निर्देशित पहले ही कर चुकी है कि एसडीआरएफ और प्रशासन की जो टीमें हैं वो सतर्क रहें। अगर कहीं कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए फौरी तौर पर इंतजाम किए जाए। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति भी बनी हुई है। और अगर बात की जाए किसानों की, तो उन्हें भी इस भारी बारिश से काफी नुकसान हो रहा है। देखिए, अगर मैं मैदानी क्षेत्रों की बात करूं तो मैदानी क्षेत्रों में जाहिर तौर पर क्योंकि धान है, धान के लिए पानी जरूरी होता है, लेकिन हाँ, कुछ जो अन्य फसलें हैं, अन्य फसलों में अगर पानी अगर ज्यादा हो जाए तो फसलें खराब हो जाती हैं। और जो नदी से सटे हुए जो इलाके हैं वहां पर जल भराव की स्थिति जरूर देखने को और सुनने को भी मिल रही है। अगर मैं हरिद्वार जिले की हम बात करें तो हरिद्वार जिले के कई इलाके हैं, कई गाँव हैं जहाँ पर जल भराव की जो समस्या है वो यहाँ पर आ रही है और प्रशासन की जो टीमें हैं वो लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन जो असल जो फसलों का जो नुकसान हुआ होगा वो तो जाहिर तौर पर जब पानी कम हो जाएगा उसके बाद ही मुआयना हो पाएगा कि कितना मुआयना है। लेकिन जहां तक सरकार की बात करें तो सरकार यही कोशिश कर रही है, सरकार का यही मानना और कहना है कि फौरी तौर पर ऐसे लोगों का निरीक्षण किया जाए, ऐसे स्थानों का चयनित किया जाए, चिन्हीकरण किया जाए और जो भी नुकसान की भरपाई होगी सरकार उसको जरूर करेगी।
बिल्कुल, चलिए कैलाश, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर जो डोईवाला से मिल रही है, जहां रानी पोखरी क्षेत्र में बड़ी वारदात हुई है। एक व्यक्ति ने अपना पूरा परिवार खत्म कर लिया। माता, पत्नी सहित अपनी 3 बेटियों को मौत के घाट यहां पर उतार दिया है और वहीं आज सुबह करीब 7 बजे की ये घटना बताई जा रही है। बता दें कि एसएसपी, सीओ और पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। सनसनीखेज घटना से इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। साथ ही भी बता दें कि घटना की जानकारी जुटाने में फिलहाल पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। हालांकि इस तरह की वारदात को अंजाम क्यों दिया गया, एक व्यक्ति ने अपना पूरा परिवार खत्म क्यों कर लिया है, और खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कैलाश, यहाँ पर जिस तरीके से जो जानकारी सामने आ रही है, रानी पोखरी क्षेत्र में जो बड़ी वारदात हुई है, व्यक्ति ने अपना पूरा परिवार खत्म कर लिया, क्यों इस तरह की का कदम ये उठाया है, कोई जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए बहुत ही नृशंस ये हत्याकांड है और आज सुबह 7 बजे की घटना इसे बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक शख्स ने अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। और चौंकाने वाली बात मैं आपको बता दूं कि चौंकाने वाली बात यह है कि इस शख्स ने पहले पूजा पाठ किया और पूजा पाठ करने के बाद इस शख्स ने एक-एक शख्स को मौत के घाट उतारा। इसकी जो माँ थी वो माँ इसकी विकलांग थी, साथ ही इसकी एक और बेटी थी वो दिव्यांग थी। तो 3 इसकी बेटियां थी, एक पत्नी थी, एक माँ थी। 5 के 5 लोगों को इसने मौत के घाट बहुत ही बेरहमी से उतारा है। वहां पर अगर बात करें तो उन तस्वीरों को हम दिखा नहीं सकते, बयान उस मंजर को नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर यहां पर बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो हालात थे वो बताने लायक नहीं है। वहां पर चारों तरफ खून वहां पर फैला हुआ था और बहुत ही बेरहमी से गले काटे, सबके गले रेते गए थे 5 के 5 लोगों के। और इसका ये जो शख्स है, ये शख्स उत्तर प्रदेश का बांदा का रहने वाला बताया जा रहा है। और अब इसकी मानसिक स्थिति कैसी है इसके बारे में अभी मालूमात पुलिस कर रही है, पुलिस छानबीन कर रही है और इससे लगातार पूछताछ कर रही है कि आखिर किन कारणों की वजह से इसने इतने नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया है। साथ ही इसका जो भाई है वो ऋषिकेश में रहता है, उसको इतला कर दी गई है पूरे मामले की, उसको भी मौके पर बुला लिया गया है। और पूरा जो इलाका है, पूरा इलाका सदमे में तो है ही, साथ ही दहशत में भी है कि एक शख्स जो उनके बीच अपने मकान में रह रहा था वो इतना नृशंस हत्याकांड कर सकता है अपने घर में। तो वाकई ये चौंकाने वाली, हतप्रभ करने वाली घटना है। बिल्कुल कैलाश, क्या अभी तक पुलिस ने कोई ऐसी जानकारी जुटाई है कि पहले पूर्व में जो व्यक्ति है इसका किस तरीके का बिहेवियर रहा है? क्या इस तरह की कोई घटना या कर पाता था या किसी मानसिक दबाव में ये कदम उठाया है? हाँ, देखिए अभी पुलिस मौके पर है, पुलिस पूछताछ कर रही है, छानबीन कर रही है। जो इलाके के जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, उनसे यहाँ पर पुलिस पूछताछ करने की यह कोशिश कर रही है कि शख्स का जो एटीट्यूड था वो कैसा था लोगों के प्रति, इस शख्स का जो बिहेवियर अपने परिवार के प्रति था वो कैसा था। क्योंकि अभी जो इतना बड़ा जो कांड हुआ है, ये कांड कोई छोटा-मोटा कांड नहीं है। अपने परिवार को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार देना तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी घटना है और ज़ाहिर तौर पर पुलिस कोशिश कर रही है कि तह तक यहाँ पर जाएगी और इसकी मानसिक स्थिति कैसी है इस शख्स की, उसकी मालूमात जरूर होगी। और साथ ही ये भी मालूम करेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी तंत्र विद्या से ये शख्स जुड़ा हुआ हो, क्योंकि जिस तरीके से जो लोग वहां पर बता रहे थे कि पहले शख्स ने पूजा पाठ किया, उसके बाद अपने परिवार को मौत के घाट उतारा, तो कहीं ना कहीं हर एंगल को पुलिस तलाशने की कोशिश कर रही है और पुलिस की जांच के बाद ही तमाम चीजें साफ हो पाएंगी। जी बिल्कुल, चलिए कैलाश, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए और भी आगे जानकारी आपसे लेंगे और फिलहाल बढ़ेंगे अगली खबर की ओर जो देहरादून से मिल रही है, जहां परिवहन निगम ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि दफ्तरों में अफसरों के साथ तैनात चालक परिचालक गाड़ियां चलाएंगे। परिवहन निगम में चालक परिचालकों की भारी कमी है। प्रबंध निदेशक ने सभी मंडल और सहायक महाप्रबंधकों को इस संबंध में आदेश भेजा है। 1 सितंबर से ये व्यवस्था लागू की जाएगी। तो अब परिवहन निगम ने ये बड़ा फैसला लिया है, जहां दफ्तरों में अफसरों के साथ तैनात चालक और परिचालक गाड़ियां चलाएंगे। और वहीं इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट लगातार बने हुए हैं। कैलाश, आपसे जानना चाहेंगे जो यहाँ पर बड़ा फैसला परिवहन निगम ने लिया है कि दफ्तरों में अब अफसरों के साथ जो चालक परिचालक तैनात है वो गाड़ियां चलाएंगे, किस तरीके का ये फैसला है और आने वाले समय में किस तरीके से इसे संचालित किया जाएगा? देखिए जाहिर तौर पर यह फैसला बहुत बड़ा है जो परिवहन निगम ने इस वक्त लिया है और 1 तारीख से यानी 1 सितंबर से इस फैसले को लागू कर दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि चाहे प्रबंधक हो, उप प्रबंधक हो, मंडलीय प्रबंधक हो, इन तमाम लोगों के साथ चालक परिचालक मौजूद रहते हैं जो इनकी निजी
वाहन चलाते हैं, जो सरकारी वाहन सरकार द्वारा इन लोगों को मुहैया कराए गए हैं अधिकारियों को, तो जाहिर तौर पर परिवहन निगम में बहुत पहले से ही कंडक्टरों और ड्राइवरों का एक टोटा बना हुआ है, चालक परिचालकों का, और समय समय पर यह मांग उठती है कि परिवहन निगम में इस तरह की भर्तियां की जाए। लेकिन अब जो यहाँ पर जो प्रबंधन है उत्तराखंड परिवहन निगम का, वो ये चाह रहा है कि जो ड्राइवर और कंडक्टर जो उनकी गाड़ियां चलाते हैं निजी तौर पर, उन लोगों को इस्तेमाल किया जाए यहाँ पर चालक और परिचालक के रूप में। तो जाहिर तौर पर ये फैसला ठीक है, लेकिन हाँ, इसके क्या कुछ दुष्परिणाम होते हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग थे जो लगातार ये मांग कर रहे थे कि उनको यहाँ पर ड्राइवरों की कमी है, परिचालकों की कमी है, तो इन भर्तियों को स्वीकृत किया जाए। लेकिन यहाँ पर जो निगम है, निगम अपने आप को लगातार घाटे में बता रहा था। लेकिन अब निगम किस तरीके से इस पूरी व्यवस्था को करता है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि निगम ने जिस तरीके से कहा था कि आउटसोर्सिंग से यहाँ पर कुछ कर्मचारियों को रखा जाएगा, तो जाहिर तौर पर जो निगम के जो कर्मचारी थे उन्होंने इसका विरोध किया था और उनका साफ तौर पर कहना था कि पहले ही अस्थायी तौर पर यहाँ पर कई लोग कार्य कर रहे हैं परिवहन निगम में, तो उन लोगों को यहाँ पर प्रमोट किया जाए या फिर उन लोगों को पक्का यहाँ पर किया जाए और आउटसोर्सिंग ना की जाए। उसका विरोध देखने को मिला था। लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पर डिसीजन लिया है और इस व्यवस्था को लागू करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं यहाँ पर प्रबंध निदेशक द्वारा, तो अब देखना यह होगा कि ये व्यवस्था धरातल पर उतर पाती है या कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार फिर से जो चालक और परिचालक हैं उत्तराखंड परिवहन निगम के, वो इसके खिलाफ लामबंद होते हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी और बहस इंतजार अब 1 तारीख तक का है। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कैलाश कि यहाँ पर जो भारी कमी को पूरी करने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं जहाँ पर जो अफसर है उनमें तैनात जो चालक हैं, तो ऐसे में अफसरों को भी कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है। हाँ, बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर देखिए जो व्यवस्था बनी है, व्यवस्था को अगर बदलना है तो कहीं न कहीं परेशानियों का सामना तो चाहे अधिकारी हो या फिर कर्मचारी हो, सबको करना होता है। लेकिन अब जिस तरीके से इस बदलाव की कोशिश करने जा रही है, तो क्या सबसे पहला सवाल तो अब जो परिवहन निगम है उनके अधिकारियों पर ही खड़ा होता है कि जो चालक और परिचालकों को बस चलाने की आप परमिशन दे रहे हैं, क्या उन चालकों के पास हैवी लाइसेंस है? जो हिल का जो लाइसेंस है जो अलग बनता है, क्या वो लाइसेंस उन लोगों के पास है? क्या उन लोगों को इतना ज्ञान है कि वो लोग बसों को नियंत्रित कर सके, पहाड़ों में बसों को संचालित कर सके, या फिर जो मैदानी इलाकों में यहाँ से बसें दौड़ती है वहां पर गाड़ियां चला सके? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चालक परिचालक सिर्फ जो 4 पहिया जो वाहन होते हैं, जो LMV जिनको हम बोलते हैं, लाइट मोटर व्हीकल्स, यानी जिसमें कार और SUVs आती हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि वो जो ड्राइवर और परिचालक है उन गाड़ियों तक ही चलाने को सीमित हो? तो ये तमाम चीजें हैं जो परिवहन निगम को देखनी होगी। आनंद फानंद में इस तरह का फैसला लेना कहीं ना कहीं परिवहन निगम के अधिकारियों पर भी सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं परिवहन निगम ने बड़ा फैसला लिया है। देखना होगा 1 सितंबर के बाद जब ये लागू होता है तो क्या इसके परिणाम निकल कर सामने आ पाएंगे। कैलाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हेलीकॉप्टर की हल्द्वानी में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। बता दें कि मुख्यमंत्री को आज नैनीताल के दौरे पर जाना था, लेकिन नैनीताल में बारिश और खराब मौसम की वजह से उन्हें हेलीकॉप्टर के हल्द्वानी गोलापार हेलीपैड पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, जिसके बाद मुख्यमंत्री धामी उधम सिंह नगर में हुए सड़क हादसे के घायलों और मृतकों के परिजनों से मिलने अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने घायलों का हाल जाना, वहीं मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी शोक संवेदना भी प्रकट की। इसी दौरान सीएम धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके साथ सामान्य रूप से घायलों को 25,000 और सभी घायलों के निःशुल्क इलाज करने का ऐलान किया। इस घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए गए। प्रदेश में इन दिनों UKSSC पेपर लीक से लेकर कई विभागों में फर्जी तरीके से हुई नियुक्तियों को लेकर हल्ला मचा हुआ है। आए दिन नए खुलासों से सरकार निशाने पर है। विपक्ष प्रदेश भर में पुतला दहन के साथ ही सरकार के मंत्रियों से इस्तीफे की मांग कर रहा है। और इसी बीच RTI के जरिए एक और बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस और आबकारी विभाग में फर्जी तरीके से उर्दू अनुवादकों की भर्ती की गई है। वहीं सेवा समाप्ति के बाद भी इन्हें पद से नहीं हटाया गया। RTI एक्टिविस्ट और एडवोकेट विकेश सिंह नेगी ने बताया कि इसे लेकर DGP और तत्कालीन मुख्यमंत्री से भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन किसी का इस ओर ध्यान नहीं है। पुलिस विभाग से DGP ऑफिस से आया लिख के उन्होंने 52 लोगों की लिस्ट दी और वो भी लिख दिया 29/2/96 को ये खत्म हो गई है। फिर उसके बाद SSP के यहाँ से आया, वहाँ से भी आया 28/2/96 को खत्म हो गई। DM ऑफिस से आया 28/2/96 को खत्म हो। आबकारी विभाग से आया
वहाँ से भी यही आया। और इन सबको प्रमोशन कोई इंस्पेक्टर, एएसआई, एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी, इनके प्रमोशन दे दिए। खाली डीएम ऑफिस में जो केवल उर्दू अनुवादक में है और आज तक कार्यरत करे आ रहे हैं। इतने लोग फर्जी कार्यरत हैं, कम से कम 150-200 लोग पूरे उत्तराखंड में ही कार्यरत हैं। और कायदे से इनको तो अभी तक रिमूव कर देना चाहिए था इनको। लक्सर के खानपुर थाना क्षेत्र में आभूषणों से भरे हुए बैग की चोरी का खुलासा हुआ। पुलिस उपाधीक्षक हेमेंद्र सिंह नेगी ने खुलासा करते हुए बताया कि आभूषणों से भरा हुआ बैग बरामद हुआ है। आभूषणों की कीमत 2.5 लाख रुपए है। वहीं आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित अंकित सैनी फेरी लगाकर आभूषणों की मरम्मत और उन्हें क्रय विक्रय संबंधित कार्य करता है। 27 अगस्त को भी फेरी लगाकर खानपुर क्षेत्र में अपना काम कर रहा था, तभी उसका बैग आरोपी ने चोरी कर लिया था। ये सहारनपुर का अंकित सैनी है। ये जो गांव जाकर के सोने चांदी के व्यापार करते, छोटा बिजनेस है, गांव जाके बेचते हैं। ये अपने आया था क्षेत्र में बेचने के लिए और रात के टाइम ये अपनी बुआ के घर चंद्रपुर खाकर में रुक गया, वही रुक गया। रात में जो सोना चांदी था सब बैग में रख दिया उठा के, तो पता लगा कि उससे गायब हो गया। तो इस पर इसने किसके द्वारा जो है थाने पर अभियोग दर्ज कराया गया। अभियोग दर्ज करा के जांच शुरू हुई, शुरू की गई। तो सारे मेहनत की गई, तो मेहनत पता लगा कि माल तो घर से बाहर गया ही नहीं। तो फिर जो है सख्ती से या थोड़ा सा बातचीत की गई, तो वादी के बुआ का लड़का इसने जो है वो माल बैग उठा लिया था और बैग उठा करके नाली में डाल दिया था। ये इसका नाम अंकुश है। इसने बैग उठा के बस नाली डाल दिया। बस अपने बाद जो है पूछताछ की गई, तो उसने जो है बरामद करा दिया माल और अपने हिसाब से उसकी जो है। गौचर में ऋषिकेश कर्ण प्रयाग रेल परियोजना के कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म कर दी। विधायक अनिल नौटियाल से कंपनी के अधिकारियों की हुई वार्ता के बाद कर्मचारी वापस काम पर लौट गए हैं। बता दें कि कंपनी ने 13 लोगों को काम से हटा दिया था, जिसके बाद कर्मचारी बहाली को लेकर हड़ताल कर रहे थे। कुछ समय से बीबीएल कंपनी जो काम कर रही है गौचर में है, उसके कार्मिकों के द्वारा हड़ताल की जा रही थी, काम बंद किया गया था। तो जब ये सूचना आई, अपने मंडल अध्यक्ष कृषि मीडिया ने लोगों ने जब ये जानकारी दी, तो समझ में आया कि हड़ताल किन कारणों से हो रही है। तो आज आरडीएनएल के अधिकारी और कंपनी के अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया गया। तो ये रास्ता निकाला गया कि जो 13 लोग बाहर किए गए थे कंपनी के द्वारा, उन 13 के 13 लोगों को कंपनी उन्हें काम पर वापस लेगी और आने वाले समय में ये समस्याएं ना आए, उन समस्याओं की तरफ भी इस तरह से हम लोग उनका निराकरण कर पाएँ या उन समस्याओं का समाधान कर पाएँ, उस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे। देहरादून में पिछले दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है और इस दौरान राजपुर क्षेत्र के काठबंगला में एक घर की छत ढह गई, जिसमें 3 लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना मिली। वहीं मौके पर विधायक गणेश जोशी ने पहुंचकर राहत बचाव के कार्य में सहयोग किया। इस दौरान काफी देर तक मलबे में दबे होने से 3 जिंदगियां खत्म हो गई। रेस्क्यू टीम ने मलबे के नीचे से एक बच्चा सहित 2 महिला के शव बरामद किए हैं। वहीं 3 शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कांग्रेस 4 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा निकालेगी। उत्तराखंड में भी इस यात्रा को सफल बनाने की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस मौके पर काजी निजामुद्दीन ने कहा कि देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई आसमान छू रही है और ऐसे में देश की जनता परेशान है। नारसन और नगर कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई है। आज 4 तारीख को दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में कांग्रेस पार्टी की एक विशाल रैली होने जा रही है, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई और इन सभी विषयों को लेकर हम लोग वहां हल्ला बोलेंगे। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और इस सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचारों के खिलाफ।
मंगलौर के लिब्बट हेरी गांव के देव चौधरी ने राष्ट्रीय अंडर 15 कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। ये प्रतियोगिता हरियाणा के रोहतक में आयोजित की गई। देव की जीत पर क्षेत्र में खुशी का माहौल है। वहीं भरतपुर स्थित व्यायामशाला पर देव चौधरी को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। वहीं कुश्ती कोच ओमवीर सिंह ने कहा कि कुश्ती खेल के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना ही हम सबका उद्देश्य है, जिससे वह क्षेत्र और देश का नाम रोशन कर सके। मैं अभी फेडरेशन कप खेलने गया था हरियाणा में, अंडर 15 का नेशनल चैंपियनशिप। उसमें मेरा 3rd मेडल आया 38 केजी में। और जैसे हमारा हॉल अभी पहली बार बना है, तो प्रैक्टिस और यहाँ फैसिलिटी इतनी अच्छी है, और गुरुजी और दीदी का बहुत। ये इस लड़के का नाम देव चौधरी है, बहुत ही होनहार बच्चा है और लगभग 6-7 साल से गुरुजी के यहाँ से ओमवीर पहलवान जी के अखाड़े में तैयारी कर रहा है। बहुत मेहनती बालक है और इसकी मेहनत का और गुरुजी के प्रशिक्षण का ही ये नतीजा है कि आज इसने जो ये ब्रोंज मेडल प्राप्त किया। तो आगे भविष्य में भी इस बच्चे से काफ़ी उम्मीद है, अगली बार ये गोल्ड तक भी और प्रतियोगिताओं में पहुंचेगा। यहाँ पहली बार हमारे यहाँ मेडल आया किसी बच्चे का। मैं पहले तौर पे यहाँ पे पहली कोच रही हूँ, और इसके बाद देव का मेडल आया, ब्रॉन्ज मेडल। उसका मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मैंने डिप्लोमा करने के बाद ही मैंने कुछ ट्रेनिंग देनी शुरू करी है यहाँ, और यहाँ पहली बार हॉल बनाया है। सरकार की तरफ से कुछ थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर मिला है, लेकिन जो अभी और भी सपोर्ट की जरूरत है, तो सरकार को देना चाहिए। चंपावत में सोशल मीडिया पर झूठी खबर फैलाने वाले एक युवक पर पुलिस ने चालानी कार्रवाई की। बता दें कि युवक सोशल मीडिया के जरिए छोटे बच्चों की चोरी करने की झूठी खबर फैला रहा था, जिस पर युवक के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धारा 81 एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने हिदायत देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर पूरी जानकारी के बाद ही वीडियो डालें। झूठी खबर पाई जाने पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया में कुछ एक भ्रामक पोस्ट और ये खबरें चल रही है कि टनकपुर क्षेत्र से कुछ स्कूलों से कुछ बच्चे चोरी हो गए हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये खबरें पूरी तरह निराधार और गलत है। इसका पूरी तरह खंडन किया जा रहा है। जिन लोगों ने भी इस तरह के ये दुष्प्रचार किए हैं, उनके खिलाफ हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई ऑलरेडी की जा चुकी है। सभी लोगों से निवेदन है कि इस तरह के जो गलत खबरें हैं उनको बिना वेरीफाई के एक तो उनको फॉरवर्ड ना करें, न ही उसको सोशल मीडिया पे शेयर करें। और साथ साथ में ये भी एक निवेदन रहेगा कि कोई भी खबर इस तरह की आती है तो पहले कृपया करके वो पुलिस कंट्रोल रूम से या थाने से अपने वेरीफाई कर लें। चंपावत में सीएम धामी के विधायक बनने के बाद विकास कार्य में तेजी देखी जा रही है। पर्यटन स्थलों पर सुविधा बढ़ाए जाने का खास ध्यान रखा जा रहा है। वहीं क्षेत्रीय विधायक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के अनुसार काम किया जा रहा है। जनपद मुख्यालय के सिलिंगटाक चाय बागान क्षेत्र जो पर्यटन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है, जहां पर्यटकों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इस क्षेत्र की सुविधाओं को बढ़ाए जाने का काम प्राथमिकता से किया जा रहा है। टूरिज्म हट की मरम्मत, दरवाजे एवं खिड़कियों को बदलना, सेल्फी पॉइंट जैसे कई काम पूरे कर लिए गए हैं। जल्द आगामी माह में काम पूरा कर पर्यटकों के लिए इसे खोल दिया जाएगा। जनपद चंपावत का चंपावत क्षेत्र पूर्व में ही ऐतिहासिक रहा है। यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इसकी भौगोलिक संरचना, यहाँ के हरे भरे पेड़, चारों ओर की हरियाली, ये प्रकृति प्रेमी पर्यटकों के लिए एक वरदान के रूप में है। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी जब यहाँ के विधायक बने हैं, उनसे लोगों की बहुत ज़्यादा आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, और उनके द्वारा इस जनपद चंपावत के विकास के लिए किए जा रहे कार्य अतुलनीय हैं। धीरे धीरे चंपावत का विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। चंपावत में जो सिलिंगटॉक चाय बागान है, जिस पर कि वर्ष 2004-05 से वन पंचायत की भूमि पर 14-15 हेक्टेयर की भूमि पर चाय उत्पादन किया जा रहा है, वो एक चंपावत का महत्वपूर्ण पर्यटक क्षेत्र आज के समय में होने जा रहा है। उस चाय बागान की फेंसिंग का कार्य और उस पर व्यू पॉइंट, कैफेटेरिया और अन्य जन सुविधाओं का कार्य किया जा रहा है। आने वाले समय में निश्चित रूप से ये चंपावत के लिए पर्यटन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र होगा। मुझे उम्मीद है कि लगभग सितंबर माह के अंत तक ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।